हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, उस चैप्टर में हमारा आगे नेक्स्ट टॉपिक आता है डिबेंचर्स एंड सब्सिडरी कंपनी। तो जो होल्डिंग कंपनी है, अब तक उसके सब्सिडरी कंपनी में क्या था, या तो वो शेयर्स में इन्वेस्ट करती थी, उसको सामान बेचा उसने, वो इन्वेंट्री का टॉपिक किया हमने, और ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल्स का टॉपिक किया। तो अब ये कहता है कि अगर डिबेंचर्स में भी इन्वेस्टमेंट है सब्सिडरी कंपनी की, तो ऐसे में क्या होगा। However, if a portion of debenture of subsidiary is held by holding company as an investment, तो वो जो हमने पीछे अभी टॉपिक किया था कि सेम अमाउंट से जो दोनों कंपनीज में होती है, कोई भी आइटम है अगर वो सेम अमाउंट से दोनों जगह अकर कर रही है, तो हम उसकी एंट्री कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं करेंगे। हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में उसी अमाउंट की एंट्री करेंगे, उतने ही अमाउंट की एंट्री करेंगे जितना अमाउंट होल्डिंग का नहीं है, बाकी किसी और आउटसाइडर का है। ठीक है, तो ऐसे ही जितने अमाउंट के आपने डिबेंचर्स हेल्ड कर रखे हैं सब्सिडरी में, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट में जो डिबेंचर्स हैं वो 8 लाख के हैं, और आपकी डिबेंचर्स में जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ 2 लाख की है। तो आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कितने लाख की एंट्री करोगे? सिर्फ 6 लैक्स की एंट्री करोगे आप। ये जो 2 लाख है ये आप शो नहीं करोगे, क्योंकि ये आपके सब्सिडरी कंपनी में है। तो इसका एक तो जनरल सा इस टॉपिक का मतलब ये है कि आप उतने अमाउंट की ही एंट्री करने कंसोलिडेट में जितना आपसे बिलोंग नहीं करता, आउटसाइडर से बिलोंग करता है। दूसरी बात ये है कि इफ़ देयर इज़ अ डिफरेंस का मतलब क्या है कि जब आपने डिबेंचर खरीदा उस टाइम के प्राइस में, और जब आपको एक तो पेड अप वैल्यू, और एक बाद में जब आपने जितने इन्वेस्टमेंट करी है उस हिसाब से, अगर दोनों में डिफरेंस है। कैसे कि इफ़ देयर इज़ अ डिफरेंस इन द परचेज प्राइस ऑफ डिबेंचर, जितने का आपने खरीदा है, एंड देयर पेड अप वैल्यू, जितने में आप पेड अप वैल्यू का मतलब है कि उसकी फुल वैल्यू कितनी है, और परचेज जितने में आपने खरीदा है, अगर वे अलग है, ठीक है, तो दोनों उस अमाउंट का जो डिफरेंस है उसका यूज़ कहाँ किया जाएगा? आपका कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालते वक्त। Only the amount of debenture held by the outsider would be shown separately on the liability side of the consolidated balance sheet। तो इसके लिए आपका सम है, देखो इस सम में सिर्फ एक ही चीज़ अलग है जो कि डिबेंचर्स का है, तो मैं आपको उसका ट्रीटमेंट करना सिखा रही हूँ। आपको इसकी जो पोस्टिंग है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में वो खुद करनी है। इसका सम देखो क्या कह रहा है कि स्टेटमेंट को समझते हैं। शेयर होल्डर फंड है, ये इन थाउजेंड्स में अमाउंट गिवन है, और बैलेंस शीट की डेट भी है 31 मार्च 2016 की है। तो इसमें जो फंड्स का अमाउंट गिवन है वो थाउजेंड्स में है, ये ऊपर उसने शो कर रखा है। शेयर कैपिटल एच की है 5,000, इसकी 2,000, इसका मतलब कि ये 50 लाख होगा। ये 3 ज़ीरो और लगा दो इनके पीछे। तो यहाँ पे हम इसमें जो यहाँ पे गिवन है मैं उसने ही बोलूँगी, 5,000, 2,000। उसके बाद जनरल रिजर्व्स है आपका 1,000 का, सिर्फ एच का गिवन है। उसके बाद सरप्लस में देखेंगे तो एच का 800 है, और एस का जो नेगेटिव है वो 1,000 रुपीज़ का है। फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हैं, डिबेंचर दे रखे हैं एस के 1,000, ये डिबेंचर्स दे रखे हैं एस के 1,000 रुपये के। उसके बाद ट्रेड पेबल्स हैं, इसके 750 और इसके 450 हैं। उसके बाद असेट्स में फिक्स्ड एसेट्स हैं दोनों की। आफ्टर दैट 14% डिबेंचर्स इन एस लिमिटेड एक्वायर्ड एट पार 600 रुपीज़ के। और देखो डिबेंचर्स की अमाउंट कितनी है, डिबेंचर्स की अमाउंट कितनी है 1,000, और हमने सिर्फ कितने ही डिबेंचर्स लिए हैं, हमने सिर्फ हमारी इन्वेस्टमेंट है 600 रुपीज़ तक की इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद और एट पार है, इसका मतलब दोनों में डिफरेंस नहीं है पेड अप वैल्यू में और परचेज प्राइस में। अब उसके बाद आता है शेयर्स इन एस लिमिटेड, 15,000 शेयर्स हैं 80 रुपये के। अब शेयर्स हैं कि टोटल कितने शेयर्स हैं, अब क्योंकि हमें होल्डिंग कंपनी का हिस्सा निकालना है, तो उसके लिए हम देख, अभी इसने इन्वेस्टमेंट सिर्फ 15,000 शेयर्स में है, और टोटल हैं कितने, ये 2,000 है, ये 2,000 यहाँ पे गिवन है, इसके पीछे ये 3 ज़ीरो और हैं, और 100 रुपीज़ पेड अप है। तो कितने शेयर्स हो गए? 20,000 टोटल शेयर्स हैं, जिसमें से कि सिर्फ 15,000 ही एच के पास हैं। तो 15,000 सिर्फ एच के पास है, और टोटल हैं आपके 20,000। तो कितने परसेंट की होल्डिंग हो गई आपकी? 75% की होल्डिंग एच की हो गई, और 25% होल्डिंग माइनॉरिटीज़ की हो गई।
एक तो यहाँ से हमें ये बात पता चली है। दूसरी बात ये है कि शेयर्स की एट वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज़ है, लेकिन इसने इसके जो पेड अप अमाउंट है वो कितनी है, 80 रुपये की है। इसने 80 रुपीज़ में ले रखे हैं। अब ये जो डिफरेंस है 20 रुपये का, इसकी एडजस्टमेंट हम कहाँ करेंगे, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालते वक्त करेंगे। उसके बाद करंट असेट्स में देखो, इन्वेंट्रीज है, इसकी 900, इसकी 400, ट्रेड रिसीवेबल्स दोनों के हैं, कैश एट बैंक है। आगे कहता है कि एच लिमिटेड एक्वायर्ड द शेयर्स ऑन 1 अगस्त 2015। प्रॉफिट एंड लॉस जो है एच का, इसका मतलब कितने महीने एक्स्ट्रा हो गए, अप्रैल हुआ, मार्च मई सॉरी अप्रैल, मई, जून और जुलाई, फिर अगस्त में तो 1 तारीख को ये एक्वायर हो गई थी। तो मतलब कि आप 4 महीने का प्रॉफिट एक्स्ट्रा निकालोगे प्री एक्विजिशन के लिए। जब आप कैलकुलेशन करोगे रिवेन्यू प्रॉफिट की, तो आप 4 महीने का करंट ईयर प्रॉफिट में से 4 महीने का प्रॉफिट अलग से निकालोगे एच के लिए, और क्योंकि वो रिवेन्यू प्रॉफिट के लिए कैलकुलेशन होगी उसकी। फिर वो कहता है कि द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एस लिमिटेड शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 15 लाख ऑन 1 अप्रैल 2015 को। 15 लाख का उनका लॉस था। ड्यूरिंग जून 2015, एक मिनट देखो, 15 लाख का वो अपना उसका डेबिट बैलेंस है 1 अप्रैल 2015 को। उसके बाद आपको बैलेंस शीट में क्या शो कर रखा है इसका, यहाँ पर भी एक तरह से उसका नेगेटिव ही है, 1000 रुपये का। इसका मतलब उसका लॉस कम हुआ है, पहले से कम हुआ है। इसका मतलब क्या होगा कि ड्यूरिंग द ईयर उसने कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न किया होगा, तभी उसका पिछला लॉस भी उससे कवर हुआ है, और स्टिल एट द एंड उसको लॉस ही है, लेकिन पहले से कम है। इसका मतलब उसने कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट अर्न करा ही होगा बीच का। फिर देखो, आपको सोल्यूशन करने से पहले ना बच्चों, आपको स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ना और समझना, दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आपका सम का 30-40% आपके स्टेटमेंट से ही सॉल्यूशन हो जाता है। इसीलिए सम को शुरू करने से पहले उसका सोल्यूशन आपको उसका स्टेटमेंट बहुत अच्छे से पढ़नी है। अब कहता है वो कि ड्यूरिंग जून 2015 जो गुड्स थी 60,000 जिसकी कॉस्ट थी, वो डिस्ट्रॉय हो गई बाय द फायर अगेंस्ट द इंश्योरर, पेड ओनली 20,000 रुपीज़। इसका मतलब 40,000 का तो अभी भी उसको लॉस ही है। फिर 60,000 की गुड्स डिस्ट्रॉय हुई हैं उसकी। ट्रेड पेबल्स ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड ट्रेड पेबल्स ऑफ एस। कितने हैं ट्रेड पेबल्स एस के, 450 रुपये। इन 450 में ट्रेड पेबल्स ऑफ एस इंक्लूड 2 लाख, वो 450 मतलब कि कितने हो गए, 450 तो ऐसे लिखा है, उसके पीछे 3 ज़ीरो और लगा दो, 4,50,000 के ट्रेड पेबल्स, जिसमें से कि 2 लाख ऐसे हैं फॉर द गुड्स सप्लाइड बाय एच, एच ने दिए थे उसको, ठीक है। तो ये 2 लाख रुपए क्या होंगे, आपके ट्रेड पेबल्स में से भी माइनस होंगे, और ट्रेड रिसीवेबल्स में से भी माइनस होंगे 2 लाख रुपए। ऑन विच एच लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। तो ये प्रॉफिट जो 20,000 का है, ये क्या है, ये अनरियलाइज्ड होगा। हाफ ऑफ द गुड्स आर स्टिल इन इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च। हाफ ऑफ द गुड्स जो उसने भेजी थी वो अनरियलाइज्ड है, वो हाफ अभी इन्वेंट्री आपके स्टॉक में पड़ी हुई है। तो यहाँ से आप इन्वेंट्री में से 60,000 माइनस करो, क्योंकि कितना आपका लॉस हो गया। फिर आप अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है जो 20,000 का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, उसका हाफ आप यूज़ करोगे रिवेन्यू प्रॉफिट के लिए, क्योंकि हाफ ही बेचा है, हाफ रहता है अभी बेचना। प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने से पहले जो भी हमें नोट्स चाहिए इन हैंडी, वो क्या है हमारे, कि एक तो हमें रिवेन्यू प्रॉफिट चाहिए, फिर हमें कैपिटल प्रॉफिट चाहिए, माइनॉरिटीज़ का इंटरेस्ट चाहिए, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल चाहिए, ये चाहिए। और अब इन्वेंट्री भी है तो इन्वेंट्री की कैलकुलेशन चाहिए अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकालने के लिए। अच्छा, तो अब रिवेन्यू प्रॉफिट निकालते हैं। रिवेन्यू प्रॉफिट पता है ना क्या होता है, जो हम एक्विजिशन से पहले का प्रॉफिट होता है। तो अब एक्विजिशन से पहले का प्रॉफिट देखो, आपको क्या दे रखा है, 1 अप्रैल को कह रहा है कि डेबिट बैलेंस शो हुआ था 15 लाख का, डेबिट बैलेंस था 15 लाख का। इसमें से आपका
डेबिट बैलेंस है बैलेंस शीट में 31 मार्च 2016 को 10 लाख का। इसका मतलब प्रॉफिट आपने साल के अर्न करे हैं 5 लाख रुपए, तभी तो आपका पिछले साल का भी कवर हो गया और इस साल का भी कवर हो गया, लेकिन आपको लॉस हुआ है, लेकिन पहले से तो कम ही है ना। तो इसका मतलब आपने 5 लाख का ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट अर्न करा है। अब इस प्रॉफिट में से आपका क्या हो गया, आपकी इन्वेंट्री जो थी वो लॉस हुआ था आपको। तो अब इन्वेंट्री का जो लॉस होता है, और इन्वेंट्री का लॉस कैसे, लॉस बाय फायर, एबनॉर्मल लॉस है। तो एबनॉर्मल लॉस को हम क्या करते हैं, ऐड बैक करते हैं। पिछले 2 चैप्टर से हम यही सीखते आ रहे हैं। फिर एबनॉर्मल लॉस कितने का है, 40,000 का लॉस है, क्योंकि 60,000 की गुड्स थी, 20,000 इंश्योरेंस ने दे दी थी, बचे 40, वो हमने ऐड बैक करे हैं एबनॉर्मल लॉस के। तो हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट हो गया 5,40,000। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर द डेट ऑफ एक्विजिशन का क्या मतलब है कि 4 महीने का प्रॉफिट निकालेंगे, 4 महीने बाद एक्विजिशन हुआ है क्योंकि। तो 5,40,000 जो आपका ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट अर्न हुआ है, उसमें से प्री एक्विजिशन का कितना हो गया, 4 महीने का 1,80,000। इसमें से लेस करेंगे लॉस ऑफ इन्वेंट्री 40,000, प्रॉफिट जो बना आपका वो होगा 1,40,000 का। उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर द डेट ऑफ एक्विजिशन, तो क्या होगा, 5,40,000 का जो पहले हमने 4 महीने का था वो 8 महीने का निकाल दो, उसका 3,60,000 आ गया। अब इस 3,60,000 में से किस किस का हिस्सा है, एक तो माइनॉरिटी का, एक होल्डिंग कंपनी का है। होल्डिंग कंपनी का कितना हिस्सा है, 75% है। तो 3,60,000 का हमने ये 75% करा। उसके बाद प्री एक्विजिशन हमारे पास क्या है, लॉस है प्री एक्विजिशन का। प्री एक्विजिशन लॉस निकालने के लिए हमें नीचे एडजस्टमेंट में गिवन है कि कितना बैलेंस था, 15 लाख का बैलेंस था। इसमें से प्रॉफिट फ्रॉम द 1 अप्रैल 2015 टू 1 अगस्त के बीच का जो प्रॉफिट है वो, और नेट कैपिटल लॉस कितना है, 13,60,000 का। उसके बाद कैपिटल कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, या फिर इसकी जगह लिखा करो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, क्योंकि शुरू में हमें पता नहीं है गुडविल बनेगी वो या फिर कैपिटल रिजर्व बनेगा, तो इसलिए कॉस्ट ऑफ कंट्रोल ज़्यादा सही रहता लिखना। उसके बाद उसकी कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, उसी कैलकुलेशन की शुरुआत हम करते हैं जो हमने बैलेंस शीट में देखेंगे। हमने इन्वेस्टमेंट एज एन इन्वेस्टमेंट हमने होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी में कितना अमाउंट हमने पे किया है, तो इसके लिए आपको बैलेंस शीट देखनी होती है। उसमें इन्वेस्टमेंट का टॉपिक, इन्वेस्टमेंट का हेडिंग कहाँ गिवन है, देखो आपने इन्वेस्टमेंट करी है, एक तो डिबेंचर्स में करी है और एक शेयर्स में करी है 1,200 की। एक तो डिबेंचर्स की होगी, एट पार है तो हमने 6 लाख लिए। अब शेयर्स का बात अगर हम करें तो हमें वो पेड अप वैल्यू पे, हमें वो परचेज प्राइस पे लेनी है, ठीक है, इसीलिए हमने उसको 100 से मल्टीप्लाई किया है। तो दोनों मिला के आ गया हमारा 18 लाख। उसके बाद लेस करेंगे हम पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। डिबेंचर्स के लिए हमने 6 लाख है, और पेड अप वैल्यू जो कि हमने 15,000 शेयर्स के हैं, हमारे 15,000 शेयर्स हैं, उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है। 80 गिवन है ना आपको बैलेंस शीट में, लेकिन आप हमें क्या करना है, पूरे 100 से ही करना है वो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालते वक्त। फिर दूसरी चीज़ जो कैपिटल प्रॉफिट में से हिस्सा मिला वो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपने दिए कितने हैं, 18 लाख दिए हैं, आपको देने कितने थे, 10,80,000। बाकी का जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो है क्या है, गुडविल का अमाउंट हो गया। उसके बाद आपकी आती है माइनॉरिटी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। माइनॉरिटी इंटरेस्ट किस किस में निकालेंगे, एक तो शेयर कैपिटल में कितना हिस्सा बना, शेयर कैपिटल कितने की है, 20 लाख की है, उसमें से 25% हिस्सा माइनॉरिटीज़ का है। 20 लाख कहाँ पे गिवन है आपकी, आप ये बैलेंस शीट में गिवन है आपकी, ये देखो ये गिवन है आपके 20 लाख रुपए। इसमें से आपका हिस्सा निकल जाएगा माइनॉरिटी का सिर्फ 25%।
उसके बाद P&L का जो भी बैलेंस है, डेबिट है या क्रेडिट है, जो भी बैलेंस है, बैलेंस डेबिट में गिवन है, तो इसीलिए हमने 10 लाख का 25% निकाला, माइनस होगा क्योंकि डेबिट बैलेंस है, तो नेट अमाउंट कितना बना, 2.5 लाख रुपये माइनॉरिटीज़ का हो गया। आफ्टर दैट हमारा जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है 20,000 का बोला है उसने हमें हमारी एडजस्टमेंट में, तो 20,000 का हाफ 10,000। अब इस 10,000 की कैसे ट्रीटमेंट करते हैं हम, एक तो इन्वेंट्री में से माइनस होता है ये, और दूसरा आपका जो रेवेन्यू प्रॉफिट होता है वहाँ से माइनस होता है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। अब ये ट्रीटमेंट, ये सारा वर्किंग नोट हमारा प्रिपेयर है। अब हमें क्या करना है, इसको उठा के सिर्फ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में डालना है। तो ये अमाउंट जैसे भी डालना है, ये सारा प्रोसीजर वैसा ही है जैसा हम अब तक करते आए हैं। तो आप इसको डाल लेंगे इस उम्मीद के साथ, मैं आपको ये एक एक चीज़ दोबारा नहीं कराऊंगी क्योंकि ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होगा, इससे आपका चैप्टर लेट ख़त्म होगा। और भी यहाँ से जो नया पॉइंट है वो आपको बता देती हूँ बस, वो ये है कि भाई आपका डिवेंचर का न्यू पॉइंट है इसमें। तो आपने क्या करना है, डिवेंचर्स का 6 लाख के हैं, वो उतने अमाउंट से आपको टोटल डिवेंचर 10 लाख के हैं, उसमें से 6 लाख एच का हिस्सा है तो वो माइनस करके आपको दिखाना है, बाकी सारा सेम एज इट इज़ है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है कि प्रेफरेंस अगर होल्डिंग है सब्सिडरी कंपनी में। अभी होल्डिंग्स क्या थी, हमारी होल्डिंग्स थी डिवेंचर्स की। अब नेक्स्ट हमारी होल्डिंग है सब्सिडरी की, वो प्रेफरेंस शेयर्स की सब्सिडरी कंपनी में। तो जब हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे प्रेफरेंस शेयर वाली का, इसका ट्रीटमेंट देखो क्या होगा। इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। फर्स्ट तो ये कि इफ़ द होल्डिंग कंपनी होल्ड प्रेफरेंस शेयर इन सब्सिडरी कंपनी, तो जो पेड अप वैल्यू होगी ऑफ सच शेयर विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द अमाउंट पेड बाय द होल्डिंग कंपनी। जैसे कि अब हमने डिवेंचर्स के में भी ये देखा ना कि पेड अप वैल्यू को डिडक्ट करा है। जब आप कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालते हो तो आपने पेड अप वैल्यू को डिडक्ट किया है, आपने 80 रुपये वाली अमाउंट को माइनस नहीं किया था, आपने 100 रुपीज़ वाली अमाउंट को माइनस किया था 15,000 से। हमने जब 15,000 शेयर्स थे, डिवेंचर्स थे, हमने पेड अप वैल्यूज़ हमने सिर्फ 100 से उसको मल्टीप्लाई, तो ना कि 80 से। अब वो यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि जब ऐसा हो तो पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर shall be deducted from the amount paid by the holding company for acquiring shares। जो भी डिफरेंस होगा पेड वैल्यू का, डिफरेंस बिटवीन पेड अप वैल्यू ऑफ रेफरेंस एंड द अमाउंट पेड फॉर देयर एक्विजिशन शैल बी एडजस्टेड फॉर द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। जो 80 और 100 का अमाउंट का प्राइस था वो हमने कहाँ एडजस्ट किया था, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालते वक्त। यहाँ पर भी वो पॉइंट सेम है, वो ये कह रहे हैं। फिर जो सेकंड पॉइंट है आपका, सेकंड पॉइंट की जो क्रोनोलॉजी है उसको समझाने के लिए देखो आप यहाँ से समझो। वो सेकंड पॉइंट में ये कह रहा है कि जो भी प्रॉफिट होगा सब्सिडरी कंपनी का, ठीक है, अगर तो आउटसाइडर हैं आपकी कंपनी में, अगर आउटसाइडर हैं आपकी कंपनी में, एक मिनट, वो कह रहे हैं कि व्हेन द प्रॉफिट ऑफ, हाँ जी, तो यहाँ पे हमें कैसे करना है कि फर्स्ट तरीका कहता है वो हमें कि इफ़ द होल्डिंग कंपनी होल्ड, तो हमें वो जो डिफरेंस है वो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालते वक्त एडजस्ट करना है। फिर सेकंड हमें कहता है कि व्हेन अ पार्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कंपनी शेयर कैपिटल इज़ हेल्ड बाय द आउटसाइडर, तो क्या होगा कि जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट होगा विल बी इंक्लूड पेड अप वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर हेल्ड बाय द आउटसाइडर, पेड अप वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस हेल्ड बाय आउटसाइडर। कहने का इसका मतलब ये है कि माइनॉरिटीज़ को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि पेड अप वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर जितनी आउटसाइडर्स ने हेल्ड कर रखी है वो प्लस करेंगे डिविडेंड अप टू द डेट। ये आप इस तरह से आप माइनॉरिटी का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे अगर प्रेफरेंस शेयर का एक हिस्सा आपका आउटसाइडर्स ने भी हेल्ड कर रखा है तो की बात है ये। फिर कहते हैं कि आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द सब्सिडरी कंपनी, जो भी सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट होगा, पहले क्या क्रोनोलॉजी बनेगी उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की, वो समझने के लिए आप ये डायग्राम देखो कि जो भी प्रॉफिट होगा सब्सिडरी कंपनी का, उसमें से पहले हम माइनस करेंगे डिविडेंड टू ऑल
ऑन ऑल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। जितना भी प्रॉफिट है आपका सब्सिडरी कंपनी का, उसमें से फर्स्ट डिलीट माइनस किया जाएगा डिविडेंड ऑन ऑल प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो उसके बाद जितना प्रॉफिट बचेगा उसको डिवाइड करेंगी होल्डिंग कंपनी और माइनॉरिटी। होल्डिंग और माइनॉरिटी कितने रेशियो में डिवाइड करेंगी? उस रेशियो में डिवाइड करेंगे जितनी रेशियो में वो इक्विटी हेल्ड करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो प्रेफरेंस डिविडेंड बना था जो हमने यहाँ माइनस किया था, उस प्रेफरेंस डिविडेंड को होल्डिंग और माइनॉरिटी आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। उसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगी? जितने रेशियो में उनकी प्रेफरेंस होल्डिंग है। ये कह रहा है वो हमारे थर्ड पॉइंट में। फिर फोर्थ पॉइंट में कह रहा है कि अगर प्रेफरेंस शेयर होल्ड का जो डिविडेंड है वो एरियर्स में शो किया हुआ है, तो प्रॉफिट एंड रिजर्व ऑफ द सब्सिडरी आर, और अगर वो इनसफिशिएंट है सब्सिडरी कंपनी के, टू पे द क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड, तो प्रेफरेंस डिविडेंड विल बी प्रोवाइडेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रॉफिट एंड रिजर्व ऑफ द सब्सिडरी कंपनी। तो जितना भी लिमिट बनती है, जितना भी टोटल करके आया है रिजर्व्स का और सरप्लस का सब्सिडरी का, उतने ही अमाउंट तक डिविडेंड पे किया जाएगा। उसके बाद एंड द प्रेफरेंस डिविडेंड रिलेटिंग टू माइनॉरिटी इज एडेड टू द माइनॉरिटी इंटरेस्ट में वो ऐड हो जाएगा। जो अगर उसका माइनॉरिटी शेयर होल्डर का डिविडेंड बच गया है तो वो कहाँ ऐड बैक हो जाएगा? माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट में। हाउएवर इफ़ देयर इज़ नो रिजर्व्स, अगर सब्सिडरी कंपनी के पास रिजर्व भी नहीं है, सरप्लस भी नहीं है, तो शोज एज अ डेबिट बैलेंस के रूप में इसको बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। नो प्रोविज़न विल बी मेड फॉर द एरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। अगर रिजर्व और सरप्लस कुछ भी नहीं है सब्सिडरी कंपनी का, तो कोई प्रोविज़न आगे उसका नहीं बनाया जाएगा। इसका जो इलस्ट्रेशन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, वो हम अपनी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।